ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर द रिव्यू। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो वी होप कि कल क्या लाइन टेकिंग भी बहुत अच्छी थी और आज का सेशन भी ठीक है। चलो ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसी लाइन पे कुछ ना कुछ ये वाले सेशन में भी कर सकें। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द एक्चुअल पार्ट जहां हम डिस्कशन स्टार्ट करें, एक तो मैं ब्रीफ में आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे जो मैनेजमेंट का पार्ट है, अगर अपन उसके सिलेबस को देखें तो सिलेबस के अंदर 4-5 ब्रॉड वर्टिकल्स में अपन उसको एक बार देख सकते हैं। पहला वर्टिकल है विच इज रिलेटेड टू दी कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट। सेकंड जो एस्पेक्ट अभी एड ऑन भी किया है और उसको थोड़ा एक्सपैंड कर दिया एक्चुअली, पहले भी था ये, वो है रिलेटेड टू दी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड दी कॉस्ट, द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड ऑल। तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट थोड़ा सा हटके है, हटके इन द सेंस कि वो ट्रेडिशनल थ्योरी टाइप की सिस्टम्स, थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। फोर्थ जो है विच इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, जो यहाँ वाले जो टर्म्स आपको दे रखे हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो इन क्वेश्चंस इन टर्म्स को थोड़ा सा ढंग से देखेंगे। और फिफ्थ जो पार्ट है वो भी एक नया एडिशन है इतनी डिटेल में, जिसमें अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए, मतलब सेगमेंट्स जो हैं वो एरियाज डिफाइन किए गए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज हम इस अपने सेशन में कवर करेंगे। अगर मैं मैनेजमेंट में क्वेश्चंस की बात करूं तो अगर पुराने क्वेश्चंस को अगर अपन देखें 2018, 2016, 2016, 2013 में डायरेक्टली नहीं था, बट देयर वर क्वेश्चंस व्हिच वाज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, तो उनको भी मैंने यहाँ एड ऑन कर लिया है। तो पुराने क्वेश्चंस को अगर अपन देखें तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर टू द पॉइंट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक बात तो हमारे को यहाँ से समझ में आ गई कि चूंकि 7 ही क्वेश्चंस आने हैं, तो हम जितना ज्यादा प्रिसाइजली पिन पॉइंटेडली पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारे को हेल्प रहेगा। जैसे आप क्वेश्चंस देख भी रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट विड्थ क्या होती है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, 2 फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी क्या होती है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, कंपैरिजन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई डिटेल कंपैरिजन वो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं इट गिव्स अस इंडिकेशन कि हम जितने भी की टर्म्स हैं उनको अगर एक बार समझ लें तो 80% पेपर जो है वो हमारा हो ही जाएगा, इतना हम श्योर हो जाएंगे। तो आज के इस पीडीएफ में अभी तक मैंने प्रोबेबल क्वेश्चंस नहीं जोड़े हैं, क्योंकि वो प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मतलब अराउंड 100+ क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो मेरे को थोड़ा सा मैं उसको ऐड ऑन करके ही आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी आज कंटेंट वाइज पीपीटी जो है दैट इज रेडी, तो वो मैं जैसी सेगमेंट सेशन खत्म होगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। हिंदी के ट्रांसलेशन में कुछ जगहों पे ट्रांसलेशन में इशू आ रहा है, तो वो उसको वापस से ऑडिट नहीं कर पाते हैं, रिव्यू नहीं कर पाते हैं, तो उसमें अगर आप चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा हिंदी वाला जो पार्ट है एक बार उसको खुद गो थ्रू करके ही आपके साथ शेयर करना, साझा करना शुरू चाहूंगा। तो इसके बाद में मैं आपके इस सेशन के 1 घंटे के अंदर अंदर ही हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ठीक है, ये तो हो गई बाबा ज्ञान स्टार्टिंग वाला। लेट्स मूव ऑन टू दी ओरिजिनल पार्ट कि क्या क्या है। तो अपन इसको इस पूरे के पूरे सेगमेंट को टॉपिक वाइज ही चलते जाते हैं कि क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से मार्केटिंग क्या है। आप फटाफट लिखते जाएं साथ साथ में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा घुसने की नहीं है, तो अपन फटाफट फटाफट करते जाएंगे। विपणन जिसको कहते हैं मार्केटिंग में, अगर हिंदी मीडियम में अगर मैं बात करूं। फटाफट फटाफट, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा।
ओके, ठीक है, आपने कई सारे पॉइंट्स लिख दिए। तो मार्केटिंग बेसिकली जो है एक तरीके का सोशल प्रोसेस है जिसमें जो किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे आप लोगों ने लिखा भी है, सेल करने के लिए उसको उसको प्रमोट करके उसको बेचने का तरीका जो है दैट इज मार्केटिंग, अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो। अब मार्केटिंग के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो यूज में होती हैं, जैसे प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग। ये सब दीज आर द पार्ट ऑफ द फिलोसफीज एंड आइडियाज और व्यूज एंड सोसाइटल मार्केटिंग। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन जो है, जिसको हम उत्पादन की अवधारणा कहते हैं, इसका मतलब ये है, इसमें मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब अगर प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो और इजीली अवेलेबल हो तो उसको आसानी से बेचा जा सकता है। प्रोडक्ट के अंदर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट हो तो लोग जो है उस प्रोडक्ट को जल्दी से ले लेंगे, तो जितना हम उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे उतना ही वो ज्यादा बिकेगा। सेलिंग के अगर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तब उसमें यह है कि जब तक उस चीज को नहीं खरीदेगा कोई आदमी, जब तक उसका बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं हो रहा, उसके बारे में बहुत ज्यादा उसके बारे में लोगों के सामने प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा। मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है खुद का, उसमें यह है कि ये मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया जो है वो कंज्यूमर सेंट्रिक है, मतलब लोगों की जो भोक्ता है उसकी इच्छा और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के इसको प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऐसा मार्केटिंग की आइडियोलॉजी है। अब सोसाइटल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मार्केट अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का खुद के टारगेट्स हैं वो तो अचीव करने ही है, प्लस साथ साथ में अपने को जो है सोसाइटल नॉर्म्स हैं या सोसाइटल जो हित हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए जाना है। एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं सस्टेनेबल मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होती है? जहां पर भी मोस्टली सस्टेनेबल वर्ड आता है तो वो एक इन्वायरमेंटल प्लस सोसाइटल, इन दोनों एस्पेक्ट्स को एड ऑन कर दीजिए तो आपका सस्टेनेबल प्रोडक्ट बन जाता है। अब आपसे एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो? Just a second, मुझे दिख नहीं रहा। Selling is subset of marketing. Selling is a part of marketing, mainly profit centering, satisfaction of consumer. Precursor of selling. Okay, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि मार्केटिंग जो है वो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, सेलिंग जो है वो बहुत स्पेसिफिक थिंग है। इसमें मार्केटिंग के सेलिंग के अंदर जो फोकस है वो सेलर की नीड पे है, मार्केटिंग में कंज्यूमर ओरिएंटेड है। फिर अगर अपन सेलिंग की बात करें तो उसका जो मेन गोल है वो गोल है टू मैक्सिमाइज द सेल्स, टू गेन द प्रॉफिट। अगेन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की अगर अपन तरफ जाएंगे तो फिर वापस कंज्यूमर सेंट्रिक है, तो वो सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर की बात ज्यादा करता है। सेलिंग की अगर अपन फिर से बात करें तो वो स्टार्ट कब हो रही है? प्रोडक्शन से के बाद, और जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो वो हो जाता है। पर आप देखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उसका लॉन्च करने से पहले ही उसका प्रमोशन शुरू कर दिया, उसके बारे में बताना शुरू कर दिया, है ना। तो वो प्रोडक्ट बना नहीं था, बट वो प्रोडक्ट बनने से पहले ही हमने उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। तो मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मच बिफोर प्रोडक्शन, ठीक है, और it will keep on continuing even after the completion or the selling of the product, ठीक है। तो अगेन तो इस दो कॉन्सेप्ट को समझिए, एक सेलर का कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट है। सेलर का कॉन्सेप्ट है सेलिंग एंड कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट इज मार्केटिंग। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। अब अपन एक टर्म बार बार आपने कहीं पे देखा होगा, मिक्स यूज करते रहते हैं, लॉजिस्टिक्स मिक्स, मार्केटिंग मिक्स। ये मिक्स क्या होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब जहां पर भी आपको टर्म आएगा उसका मतलब क्या है? मतलब इट रिफ्लेक्ट्स कि एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सेट ऑफ चीजें हैं जो उसके अंदर हमने इंक्लूड कर रखी हैं। तो अगेन अब मैं अपनी जो पीपीटी है या जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो उसको साथ में नहीं चलाता जाता हूं मैं, अभी अपन इसको फटाफट गो थ्रू करते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो टर्म कॉम्बिनेशन है किन चार चीजों का? फटाफट बताओ।
4 P's. Yes, what are those 4 P's? प्रोडक्शन, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ओके. प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है फिर? जब अपन ने ये 4 चीजें मिलके बन रही हैं मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग का जो जिन 4 चीजों पे फोकस कर रहा है मार्केटिंग, वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. अब प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो प्रोडक्ट की स्पेसिफिक मार्केटिंग की अगर अपन बात करें तो प्रोडक्ट किन किन चीजों से मिलकर बनेगा? प्रोडक्ट जो है वो बीपीएल है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. ठीक है. अब अपन चलते हैं, बात करते हैं कि ब्रांडिंग क्या होता है. ये सब टर्म्स हैं, इसको फटाफट फटाफट बताते जाओ. ब्रांड नेम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, है ना. ब्रांड कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड सिंपल. उसका नाम जो है वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, कैची होना चाहिए, जिसकी लॉन्गेटिविटी हो, यूनिक हो, उसके उस चीज से आपको समझ में आ रहा हो कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है. पैकेजिंग की अगर अपन बात करें तो पैकेजिंग जो है, ऑब्वियसली किसी प्रोडक्ट को अपन सेल करते हैं तो उस पूरे आप इस पूरे के पूरे जो लर्निंग है, उस लर्निंग को आप एक रियल टाइम में एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उस तरीके से सोचिए. प्रोडक्ट पे जो उसकी कवरिंग है, उसका कंटेनर जिसमें अपन बना के दे रहे हैं, जिसमें बैग कैरी कर रहे हैं, तो दीज आर दैट आर दी पार्ट ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या है कि वो पैकेजिंग उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो दिखाता है, प्रमोशन करता है. यहाँ एक टर्म आता है विच टर्म इज कॉल्ड एज साइलेंट सेल्समैन. साइलेंट सेल्समैन क्या होता है? नो आइडिया इज अ गुड आइडिया. क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेंट सेल्समैन, डिफाइन साइलेंट सेल्समैन. क्या होता है साइलेंट सेल्समैन? नहीं आता. साइलेंट सेल जो लिख रहे हैं फटाफट लिखें. अप्रत्यक्ष रूप से पैकेजिंग, लेबलिंग आदि के द्वारा मार्केटिंग करना. आई कैन गेस द फैक्टर्स पैकेजिंग विद गुड लेबल. यस. साइलेंट सेल्समैन का मतलब देखिए क्या है कि वो एक तरीके से सेल्समैनशिप तो कर रहा है, बट वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहा है, बट अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है. तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन सेल्समैनिंग करता है? आपने देखा होगा कि आप किसी भी अच्छे स्टोर पे जाते हैं तो उस स्टोर पे वो जो बैग देते हैं, उस बैग पे भी उनके लोगो लगे हुए होते हैं, उनके बारे में अच्छे से रिफ्लेक्ट किया हुआ होता है, या उसके बारे में कोई इनकी इन्फॉर्मेशन होती है. मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं तो वो मिठाई वाला जो अपने को देता है, उसमें फलाना फ्रूट वाला, फलाना स्वीट स्टोर, उसके नीचे अपनी डिटेलिंग दे देता है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है. तो ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड एज साइलेंट सेल्समैन. मतलब एक तरीके से पैकेजिंग इज कॉल्ड एज साइलेंट सेल्समैन. तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज साइलेंट सेल्समैन, तो पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ अपन अब बात करते हैं कि जस्ट अ सेकेंड. पैकेजिंग के बाद आ गई बात लेबलिंग पे. लेबल जो होता है वो उसका आइडेंटिफाइंग मार्क्स है कि वो उसको प्रोडक्ट के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो इट्स कैरीज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट. अब एक टर्म आता है प्रोडक्ट विड्थ. क्या होता है प्रोडक्ट विड्थ? आपसे क्वेश्चन, मतलब ये प्रोडक्ट विड्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2016 में 18 में पूछा भी गया. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट विड्थ? इस पे देखना पड़ रहा. आज खाना ज्यादा नहीं खाया लगता है, सब धीरे धीरे लिख रहे हैं. आते नहीं है? अच्छा, आते ही नहीं है तो फिर सर हिंदी में बताओ, मुझे तो समझ ही नहीं आया. ओके, रुक जाओ तो मेरे को भी हिंदी में देखने दो. प्रोडक्ट विड्थ का मतलब वैसे तो सीधे सीधे उत्पाद की चौड़ाई, मतलब द वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. दैट्स इट, प्रोडक्ट विड्थ. डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? ये भी मेरे जैसे ट्रांसलेटर भी जो है वो मेरे जैसे ही है,
जो उसको डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट को भी उत्पाद की गहराई और उत्पाद की चौड़ाई लिख रहे हैं, विच इज नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी। हाँ मैं बता रहा हूँ ना पीराराम जी, उत्पाद लाइन में अगर उत्पादों की एक ही चीज की संख्या जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन प्रोडक्ट विड्थ की बात करें, जिसमें उत्पाद की चौड़ाई की अगर अपन बात करें, तो एक कंपनी या उसके जैसे ब्रांड्स हैं, तो वो मतलब एक ही कंपनी जो है, जैसे हिंदुस्तान लीवर है तो वो 50 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। टाटा है, जैसे टाटा है तो टाटा गाड़ी भी बनाती है, टाटा नमक भी बनाती है, टाटा एयरलाइंस भी चला रही है, तो उसकी क्या है कि उसकी विड्थ जो है, उसके काम करने के जो एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा है, तो वो प्रोडक्ट विड्थ कहलाती है। अब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितनी ज्यादा तरीके की वेराइटीज हैं, वो उसकी प्रोडक्ट डेप्थ कहलाती है। ठीक है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी को मैं एक बार हिंदी में, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि हिंदी वाली जो पीडीएफ में शेयर करूंगा उसको मैं थोड़ा सा एक बार चेक करूंगा, ये टर्म्स सब जगह जो नोट्स चल रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अपन ने कौन कौन से पीस देख लिए? प्रोडक्ट प्लेस देख लिया, अब आ गया अपना प्राइस, मूल्य। मूल्य जो है, मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे बताओ? व्हाट आर दी फैक्टर्स विच विल हेल्प यू टू डिसाइड द प्राइस? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, यस। लागत मूल्य, उपभोक्ता की मांग, जी। रॉ मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रॉफिट मार्जिन, टैक्सेस, सही है। तो मूल्य का निर्धारण जो है, वो मूल्य का निर्धारण कैसे होगा? उसकी लागत वाली मूल्य क्या है, उसका जो बाजार में अगर उसका कॉम्पिटिशन अगर कोई है, तो उसके हिसाब से उसको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। उसकी कितनी डिमांड है, उसकी कितनी यूजफुलनेस है, जो लॉज एंड आपके जो गवर्नमेंट लॉज हैं उसके हिसाब से टैक्सेशन कितना है, तो उसके हिसाब से आपका प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। अब एक फोर्थ टर्म है, विच टर्म इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको? प्लेस, स्थान, फोर्थ पी। 4 पी, गीता जी थर्ड। तो अपने कौन कौन से पीस देख लिए? सॉरी, फोर्थ पी नहीं, तीन तीन पीस हो गए। प्रमोशन इज लेफ्ट, लास्ट इज प्रमोशन। तो प्रमोशन का जो एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट अब उसके अंदर आप प्रमोशन को कहते हैं संवर्धन। तो जिसको भैया समझ में नहीं आया, वो संवर्धन है। तो अब संवर्धन के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या तरीके से संवर्धन की तकनीकें क्या है? संवर्धन जो है वो एक तरीके से प्रमोशन इज दी चैनल, जिससे आप, वितरण चैनल है जिससे आप कम्युनिकेशन के साथ साथ में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के तरीके को बढ़ाते हैं। विज्ञापन, जनसंपर्क, यस। एडवर्टीजमेंट, पर्सनल रिलेशन, प्रचार, यस। अब देखो इसको, अब ये तो अपन ने एक बार टेक्निकली समझ लिया। अब प्रमोशन को अगर अपन देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम मैं बार बार आपको आज इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे ही प्रोडक्ट के बारे में बार बार बताता रहूंगा, क्योंकि उससे आपको रिलेट करना आसान होगा। अब अगर हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन की बात कर रहा हूं, तो प्रमोशन हम कैसे कैसे कर रहे हैं? हम उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, है ना? हम उसके बारे में पर्सनली डायरेक्टली बात भी कर रहे हैं, पीआर के थ्रू भी उसको प्रमोट करते हैं। मान लीजिए कोई एक और हमारे जैसा चैनल है, जो उसको अगर कोई फेमस टॉपर है वो उसके बारे में लिख देता, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्रमोशन होने लग जाती है। तो दीज आर दी एस्पेक्ट्स विच आर प्रमोशन। इस प्रमोशन के जो है, अगर अपन इसमें देखें, सेल्स प्रमोशन जो है, उससे उसका जो तरीका है, दैट इज ए वेरी शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक तरीका है ना? तो इसके अंदर अब जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि जैसे अगर आप एडवर्टीजमेंट की बात करें, तो एडवर्टीजमेंट की एडवांटेजेस क्या है, उसका फायदा क्या है, कि उसकी रीच, उसकी चॉइस, उसकी लेजिटिमेसी जो है वो ज्यादा है। अगर अपन सेल्स प्रमोशन की बात करें, तो सेल्स प्रमोशन जो है वो छोटे शॉर्ट टर्म के लिए जो है इंसेंटिव बेस्ड कस्टमर को प्रोडक्ट देने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें रिबेट्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, रिफंड्स हैं, इस तरीके की चीजें करी जाती हैं। पर्सनल सेलिंग में क्या होगा कि आप फेस टू फेस जो है सेलर और बायर के बीच में एक दूसरे से बात करोगे, तो वो पर्सनल इंटरेक्शन है, टू वे कम्युनिकेशन है, आपका जो तरीका है वो बेटर रिस्पॉन्सिव है। ये सारे इसके फायदे हैं। पब्लिक रिलेशंस की बात करें तो
पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने से मतलब जैसे कंपनीज जो हैं वो न्यूज के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, इन सब के थ्रू जो है प्रमोशन अपना करती हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो विच वाज रिलेटेड टू द टर्म मार्केटिंग। अब जो एक नया इंपॉर्टेंट टर्म ऐड किया है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए। नहीं तो उत्पाद की बिक्री तक ही केंद्रित है क्या बलबीर जी? यस, हिमांशु का जो होलिस्टिक प्रोसेस है, हिमांशु की बात जो है वो सही है कि प्रोसेस जो रॉ मटेरियल से लेके आपका जो पूरा फाइनल प्रोडक्ट है उसका जो प्रोसेस है, उसका फ्लो ऑफ गुड्स का एंड सर्विसेज का जो मैनेजमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर आप अपन देखें कि किसी इस पूरी चेन अगर इस तरीके की बन रही है तो उसमें कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं या कौन कौन से ऐसे उसके कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है। अगर मान लो अगर अपन को सप्लाई चेन देखनी है कि इसमें ये पर्टिकुलर लोग काम करेंगे तो कौन कौन होगा उसके अंदर? कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो स्टार्ट अगर अपन जो है पहले सबसे पहले तो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बना के फिर उस प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर जो रॉ मटेरियल चाहिए वो उसको देगा तो वो कौन होगा? वो सप्लायर होगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट को आगे बेचने वाला है वो कौन होगा? वो होलसेलर होगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट है, आप सभी जो लिख रहे हो, देखो इसमें सीक्वेंस इज मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आप सीक्वेंशियली चलते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है। मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, है ना? ये 5 इंपॉर्टेंट घटक हैं। उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और ग्राहक, ये 5 जो है वो सीक्वेंस है। तो अब इसमें अगर अपन, ये तो अपन ने देखा कि कंपोनेंट कौन से हैं, अब अपन देखते हैं सीक्वेंस क्या है, इसमें स्टेजेस क्या है। सबसे पहले क्या होगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि घटक कौन कौन से आएंगे। योजना, यस, प्लानिंग। उसके बाद इसके लिए टर्म है PDMDR, प्लान, डेवलप, मेक, डिलीवर, रिटर्न। क्या है? वापस वापस मेरे साथ रिपीट कर दो फटाफट। PDMDR, प्लान, डेवलप, मेक, डिलीवर, रिटर्न। ठीक है, तो हिंदी में अगर मैं इसको बता दूं आपको, तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे? नियोजन, विकसित करना, उत्पाद बनाना, वितरण और माल वापसी। ठीक है, तो ये इसमें से जो मोस्ट ऑफ द टर्म्स हैं वो आपको ऑलरेडी, मतलब दिस इज, दोज आर वेरी क्लियर। मैं फिर भी बता देता हूं। प्लान में क्या करेगा, कंपनी प्लान करती है कि भैया कितना कौन सा सर्विस, कितनी सर्विस किस देनी है। ठीक है, फिर उसको डेवलपमेंट की बात आती है तो वो रॉ एंड जो आपका रॉ मटेरियल है उसको सप्लाई चेन से जोड़ने की बात है। अब मेक मतलब एम, बनाना, तो प्रोडक्ट को बनाएगा, टेस्ट करेगा, पैकेज करेगा, उसको फिर डिसाइड करेगा कि डिलीवर करना है। डिलीवर करना वो मतलब उस प्रोडक्ट को वेयर हाउस से ले जाके उस कंज्यूमर तक, या बीच में अगर होलसेलर होगा तो होलसेलर, और होलसेलर के बाद में फिर रिटेलर के थ्रू होते हुए कस्टमर तक जाएगा। अगर इन केस कोई प्रोडक्ट गलत, खराब बन जाता है तो फिर उसको, या डिफेक्टिव होता है, या
कोई एक तो कस्टमर के थ्रू रिटर्न हो सकता है, या फिर अगर होलसेलर के पास में बहुत ज्यादा मटेरियल माल दे दिया आपने और उसके बाद वो यूज में नहीं हुआ तो एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो भी रिटर्न हो जाता है। तो ये पांचों जो चीजें हैं, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अगर फायदे अगर अपन देखें तो वो जो है लागत, जो मूल्य है, कॉस्ट है, उसको घटा देता है, एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, आउटपुट बढ़ा देता है, प्रॉफिट बढ़ा देता है। मतलब इसमें ज्ञान ज्यादा पेलना है आपकी बार इस मैनेजमेंट वाले पार्ट में। बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है, अगर आपको बस टर्मिनोलॉजी आती है तो फिर आप यू कैन राइट। ठीक है, इसके चैलेंजेस क्या हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के? आपको जो है कस्टमर सर्विसेज को मेंटेन करके रखना की जरूरत है ना, क्योंकि अगर आप गुणवत्तापूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाते हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो एक इसका चैलेंज है। दूसरा ये है कि अगर सही मैनेजमेंट नहीं हो सप्लाई चेन में तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, लागत मूल्य जो है वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर आप आपका सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है तो वो अगर वो सप्लाई रोकता है तो आपका प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे लोग, एफिशिएंट लोग चाहिए, ये भी एक उसका पार्ट है। जैसे अपन ने मार्केटिंग मिक्स देखा था, अब सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ एक टर्म और है लॉजिस्टिक्स मिक्स, प्रचालन तंत्र। क्या होता है प्रचालन तंत्र? इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब इसके अगर अपन फैक्टर देखें तो क्या क्या होंगे? लॉजिस्टिक्स मिक्स किससे मिलके बना है? क्या है लॉजिस्टिक्स मिक्स? होता क्या है पहले लॉजिस्टिक्स मिक्स? गेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट, पैकेजिंग और सूचना प्रबंधन। स्टॉक वेयर हाउस। देखो लॉजिस्टिक्स मिक्स होता क्या है मैं बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल, है ना, एंड प्रोडक्ट इन प्रॉपर प्लेस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज लॉजिक मिक्स। ये तो इसकी भाषा हो गई। इसको अब सिंपल भाषा में समझा देता हूं मैं आपको कि किसी प्रोडक्ट को बनाना, उसको सफिशिएंट नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना, जो पूरी सप्लाई चेन जो है उसको चलाना, दिस कंपोनेंट, दिस मिश्रण इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक्स मिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों ने खुद आप लोग जो है किसी पेटीएम, इसके फ्लिपकार्ट के थ्रू या अमेजोन के थ्रू कई सारे प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, तो उसमें आप कैसे कैसे चीजें करते हैं देखिए, उसको ध्यान रखिए कि सबसे पहले जैसे ही अपन ने ऑर्डर प्लेस किया तो वो ऑर्डर को प्रोसेस करता है, उसको ये देखता है कि जो आपका ऑर्डर लिया उससे उस पर्टिकुलर ऑर्डर को कंप्लीट करने की प्रोसेस जो है वो एक तरीके से उससे आप समझ में आ जाएगा कि लॉजिस्टिक्स मिक्स क्या होता है। पहले ऑर्डर प्रोसेस किया, अब ऑर्डर जो है प्रोसेस करने के बाद वो इन्वेंट्री में चेक भी करेगा, तो इन्वेंट्री में वो इतना स्टॉक बना के रखना पड़ेगा। कई बार वो पर्टिकुलर चीज ऑर्डर नहीं होती है, उसकी जरूरत नहीं होती, तो वेयर हाउसिंग में उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, वहां से आप देखते होगे कि आप जब ऑर्डर करते हो तो कई बार बेंगलोर से जयपुर आता है या दिल्ली से जयपुर आता है। फिर उसकी जब वो आने की चीज होती है तो उसको जब भेज रहे हैं तो उसको प्रॉपर पैकेजिंग करके भेजना पड़ता है। फिर उस पूरे प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसका जो मूवमेंट का इन्फॉर्मेशन है, दैट कंपनी नीड्स टू मेंटेन विद इटसेल्फ। तो वो पूरा जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट है वो मिलके, ये 5-6 चीजें जो मिलके एक उसके जो है फैक्टर्स बनाती हैं कि किस तरीके से लॉजिस्टिक्स मिक्स होगा। अब अगर अपन ने लॉजिस्टिक्स मिक्स में अब देखा है तो ये अब एक एक स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो ये सीक्वेंस अगर आप लिख लोगे तो देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉजिस्टिक्स मिक्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को आप ध्यान रखिएगा, उस टर्म्स को बिल्कुल सही से कोट कीजिएगा। ठीक है, तो आप वापस से चाहो तो एक बार लिख लो ग्रुप पे कि लॉजिस्टिक्स मिक्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। मेरे को स्टेप बाय स्टेप चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स मिक्स स्टेप बाय स्टेप लिखिए।
ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आगे क्या हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग। हाँ, शिवानी जी ने लिख दिया पूरा, सूचना प्रबंध। ठीक है, तो द आइडिया वाज कि लॉजिस्टिक्स मिक्स पे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपने को लगता है कि आ ही जाएंगे, ठीक है, तो वो इसलिए अपने को उसको ध्यान में से रखना जरूरी है। पीरा राम जी को भी लिखने दो कि क्या होता है। ऑर्डर, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, उपभोक्ता। पूरा नहीं है पीरा राम जी, है मैंने 7 लिखा है, 7 बोले। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू, उसने शिवानी ने लिखे हैं, शिवानी का जो सही है ना, आप चेक कर सकते हो शिवानी वाला। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म विच इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बहुत कॉमनली यूज चीज है, अभी हम सब एक इस्तेमाल करते हैं। इट्स ए मार्केट प्रोसेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, पीरा राम जी हिंदी में बोले मैंने, सुनिए आप सुनिए पहले, सबसे पहले वो आदेश प्रक्रिया, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्टॉक प्रबंधन, वेयर हाउसिंग में भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, मटेरियल हैंडलिंग मतलब वस्तु को सुरक्षित रखना, पैकेजिंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मतलब सूचना प्रबंध। ये 7 स्टेप्स आप लिखिएगा तो आपको प्रॉपर्ली मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आती है बात ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जाने वाला मार्केटिंग जो जो बाजार प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो ई कॉमर्स है। अब ई कॉमर्स में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स और उसकी लिमिटेशंस क्या है। लिखिए फटाफट, ई कॉमर्स की उपयोगिता क्या है और उसमें उसकी जो लिमिटेशंस मतलब सीमाएं क्या है। 4 पॉइंट मुझे दोनों में चाहिए, एडवांटेज 4 चाहिए, 4 लिमिटेशन चाहिए। फास्ट फास्ट, नहीं तो अपन कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, एस्पायर ने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो अच्छे हैं। नो टाइम लिमिट, नो कमीशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फेयर प्राइसेस, एडवांटेजेस, दिस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, तो सबसे बेसिक चीज क्या है कि वो सीधे B2C हो जाता है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर हो जाता है। तो उसके अंदर आपका जो मीडिएटर्स हैं, मध्यस्थ हैं, वो हट जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं। फिर इसमें कोई टाइम लिमिट की बाउंडेशन नहीं है, समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। जो चूंकि उसमें मीडिएशन हट जाते हैं, इस वजह से उसकी प्राइसिंग जो है वो कम हो जाती है। कमीशन और जो लोकल चार्जेस हैं, स्थानीय शुल्क हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। पुराने जो, जैसे अगर मैंने प्रोडक्ट लिया, तो मैंने प्रोडक्ट लेता हूं, तो उसके बाद फिर मैं अमेजोन पे उसका रिव्यू लिख देता हूं, या मैं खुद किसी और का रिव्यू भी पढ़ता हूं, जिससे कि मेरे को पता चले कि वो प्रोडक्ट सही में अच्छा है या नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसका जो लिमिटेशन ये है कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हमेशा ये डाउट रहता है कि कैसा होगा, पता नहीं। हमें ये नहीं, हम उसको फिजिकली चेक नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें बदमाशी, धोखाधड़ी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, ठीक है। फिर उससे आपकी प्राइवेसी भी, कई बार ऐसा प्रोडक्ट मंगा रहे हो जो मतलब डायरेक्टली आप किसी जगह पे जाके लेना चाहते हो, तो इट्स डिफरेंट थिंग। हालांकि इसमें दोनों, ये इसकी लिमिटेशन भी है और इसकी
एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि कई बार चीज प्राइवेटली आप मंगा सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं। ई कॉमर्स में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या होता है ई कॉमर्स और वो। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर आपको डिफरेंस पूछ सकता है। तो वो बहुत आसान है, उसको आप इन्हीं पॉइंट से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ स्कोप है नहीं। ई मार्केटिंग क्या होता है? जैसे ई कॉमर्स होता है वैसे ई मार्केटिंग होता है। जहां भी ई लग जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो जाता है। ई मार्केटिंग का फायदा क्या है? फास्ट है, खर्चा कम है, बहुत ज्यादा ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। इसमें लचीलापन है, क्योंकि इसमें आप विज्ञापन में बदलाव ला सकते हो, है ना। ये लंबी अवधि तक जो है आप इसकी लॉन्गिटिविटी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि एक बार अखबार में आ गया और अखबार गया। इसको बहुत दिनों तक एक चीज जो है वो मार्केट में चलती रहती है। ये आपको फास्ट जो है रिजल्ट्स देता है। ठीक है, और इसमें आप वेब ट्रैकिंग के थ्रू उस पे उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, मॉनिटर भी कर सकते हो। तो ई मार्केटिंग में भी इस तरीके से की जो चीजें हैं विच इज नॉट मोर देन दैट, इससे कुछ भी चीजें नहीं ज्यादा पूछेंगे। अब दो टर्म्स और हैं, बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स। ठीक है, बिजनेस एथिक्स के अगर अपन एलिमेंट्स की बात करें तो बिजनेस एथिक्स में क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहला कि टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए। अगर मान लो अगर आपका जो मैनेजमेंट ही अगर उस चीज को नहीं फॉलो करवाना चाह रहा है तो वो होगा ही नहीं। तो इसलिए जो जितने भी टॉप मैनेजमेंट है तो उसकी तरफ से एक दृढ़तापूर्ण नैतिकता के व्यवहार के लिए वचनबद्ध होने की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो कोड है, जो कोड आपको रिक्वायर्ड है, आपका जो कंडक्ट का कोड है, वो उसका पब्लिकेशन जो है वो किया जाना चाहिए। इस पूरे मैकेनिज्म में अगर जो अपन ने जो चीजें डिफाइन कर दी हैं कि लेट्स से कि मैं अभी ऑफिस जो है गवर्नमेंट अगर कह दे कि 9:30 बजे मेरे को ऑफिस जाना है, तो उस 9:30 को मैं जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, उसको कंप्लायंस करने के लिए भी एक मैकेनिज्म की जरूरत है। उसको अनुपालन उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है। कोई देखेगा, अगर अकाउंटेबिलिटी की डिसाइड कैसे होगी। फिर हर तरीके के लोग, हर लेवल के लोगों को जो है उसमें पार्टिसिपेट करवाने की जरूरत है। फिर उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसको चेक करा जाना चाहिए। तो मतलब कुछ बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड चीजें ये आती हैं। फिर अब ये तो वो टर्मिनोलॉजी वाली बात थी। फाइनेंस वाले सोर्सेज में फाइनेंस वाला पार्ट जो है वो बहुत तेजी से पढ़ते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज्यादा है। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अगेन क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल टर्म्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी इन्होंने पूछ लिया था कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो क्या होंगे, सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इस तरीके के चीजें पूछी जाती हैं। तो पहले तो आप सबसे पहले यही बता दो कि अल्पकालीन स्रोत क्या होते हैं, फाइनेंस के पूंजी के स्रोत क्या होते हैं। सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, हाँ ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने, सौरभ ने लिख दी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं किसको है। ऐसे स्रोत जो किसी भी बिजनेस को मैक्सिमम 1 साल तक के लिए मनी उपलब्ध कराते हैं, पैसा उपलब्ध कराते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेस कहलाते हैं। और जो 1 साल से ज्यादा देंगे वो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली 2 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेज बताइए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज बताइए। 5 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसके अंदर आपको हर जो सोर्स बताओगे उसके बारे में तो 1 लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है मैनेजमेंट, बहुत फोकस्ड और टू द पॉइंट है बस। टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। यस, ठीक है। तो अब आप लोगों ने बहुत सारे जो है वो चीजें बता भी दी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसके साथ साथ में एक और टर्म आता है, वो टर्म है रिलेटेड टू, यस लेटर ऑफ क्रेडिट भी है ना। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट टर्म सोर्सेस, फाइनेंशियल सोर्सेस कौन से हैं जो एडवांस ले सकते हैं कस्टमर से। कमर्शियल पेपर है, ट्रेड बिल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ आपको कि क्या कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं कमर्शियल, इसको भी सब हिंदी में भी सेम सेम नाम से ही कहते हैं। दीर्घकालीन स्रोतों की बात करें तो इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं।
देखो अब यहां लॉन्ग टर्म सोर्सेस पे क्वेश्चन जो है वो आई गेस पूछा जा चुका है ना। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, क्वेश्चन यहाँ लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे नहीं पूछा है, तो अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप पहले तो मुझे ये बताओ कि डिबेंचर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से आप क्या समझते हो? एक एक लाइन में बताना। हिंदी में मैं बता देता हूँ आपको मैं कि क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं। जस्ट ए सेकेंड, हिंदी भी मैं बता देता हूँ आपको। समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र, इन तीनों चीजों से आप क्या समझते हो? हाँ, लॉन्ग टर्म आ गया था, फिर भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2 मार्कर में जरूर पूछ सकता है। यस। तो देखो, अगर अपन शेयर्स, इनकी शेयर्स की बात करें तो पहली बात तो शेयर जो है वो एक तरीके का आपका एक पार्ट ऑफ द ओनरशिप है ना। तो अब इसमें दो तरीके के शेयर्स की यहां बात की जा रही है। एक तो है प्रेफरेंस शेयर जिसको पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, समता अंश जिसको हम इक्विटी शेयर कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर के अंदर जब भी जो डिविडेंड मिलेगा, जो उसका लाभांश मिलेगा, तो वो पहले मिलेगा सभी इक्विटी शेयर से, ठीक है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी बंद हो रही है तब भी जो वाइंड अप कर रहे हैं अगर बिजनेस, तो जो कैपिटल रीपेमेंट होगा वो पहले रिसीव किसको होगा? प्रेफरेंस शेयर को होगा, ना कि इक्विटी शेयर को। तो बेसिक जो क्वेश्चन आ सकता है वो दो तीन तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो आपको ये पूछ सकता है इक्विटी शेयर होता क्या है, आपका प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। यस। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि चूंकि लॉन्ग लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेस पे क्वेश्चन अगर 2018 में पूछा जा चुका है तो इसमें वो बहुत ज्यादा डिटेल में घुसेगा नहीं, पर 2 मार्कर क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछ सकता है। तो इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करता हूँ। अब अपन बात करते हैं डिबेंचर्स की। डिबेंचर क्या होते हैं? ऋणपत्र। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न किस में होता है बसंत जी? प्रेफरेंस में कि इक्विटी में? हाँ, डिबेंचर सर बेसिकली जो कंपनीज कहीं इन्वेस्टर्स से कुछ स्मॉल डिनोमिनेशन में बोरो करती हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है कि भाई हमने इनसे पैसा लिया है या लोन है, हमारा बोरोइंग हमने कर रखी है हमारी इंडेप्टनेस से। तो वो जो सर्टिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड एज डिबेंचर। ठीक है। जो जिसको डिबेंचर मिल रहा है, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। अब किस किस तरीके के डिबेंचर होते हैं? इसमें एक जो चीज, जो एक टर्म इंपॉर्टेंट है वो है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है?
हिंदी का टर्म भी मैं बताता हूँ आपको, जीरो कूपन बॉन्ड ही कहते हैं। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड ही कहते हैं क्या? हिंदी में देखो, जीरो कूपन बॉन्ड होते क्या हैं? जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं ऐसे बॉन्ड्स जिसमें इंटरेस्ट पे नहीं होता है पूरी उसकी लाइफ साइकिल में, पर जो इन्वेस्टर जब उसको बाय करता है तो उसमें बहुत डीप डिस्काउंट जो है वो उसके फेस वैल्यू पे दिया जाता है, और वही जो डिस्काउंट है वो उसको इन्वेस्टर को मिलता है व्हेन द बॉन्ड मैच्योर्स। तो टर्म समझ में आ गई कि किस तरीके से बात कर रहा हूं मैं, कि उसमें पूरा कोई नो इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट रेट, तो नो डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। इंस्टेड वो जब खरीद रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो जो डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो उसको बाद में एज ए मेच्योरिटी पे मिल जाता है, तो वो एज ए इन्वेस्टर के लिए उसको इस तरीके से बाय प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये एक टर्म होती है जीरो कूपन बॉन्ड। बाकी जो है वो ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे क्वेश्चन पूछ लिया है। हालांकि शॉर्ट टर्म सोर्सेज में से भी कमर्शियल पेपर और इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अब यहाँ पे इस पार्ट में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हिंदी में कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कहते हैं पूंजी की लागत। क्या होता है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बेसिकली होता क्या है, हर्ष सर ने भी इसमें अपना आंसर लिख दिया है। यस, ठीक है, आप लोगों ने उसको बिल्कुल सही तरीके से लिख दिया है। मतलब दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी और बिजनेस जो अर्न कर रही है, बिकॉज वो पैसा जो इन्वेस्टर से अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए ले रही है, उसको जो वापस जो भी उसको वापस इन्वेस्टर को जो रिटर्न पे हो रहा है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन जो है वो जरूर आपसे कुछ इसमें फॉर्मूलाज हैं उस पर पूछा जा सकता है, तो वो फॉर्मूला मैं आपके साथ में आपके पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा अभी इसमें डील नहीं किया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे अपन चलते हैं, जो पार्ट है विच इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट के अंदर दो तरीके के मार्केट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे नई सिक्योरिटीज जो है वो इशू की जाती हैं, उसमें दो टर्म्स होते हैं, आईपीओ एंड एफपीओ। सेकेंडरी मार्केट की अगर अपन बात करें तो जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो है वो रीपर्चेज एंड रीसोल्ड की जाती हैं, तो वो वहां पे जो स्टॉक एक्सचेंजेस की अगर अपन बात करें तो बीएससी एनएससी उसके एग्जाम्पल है। आईपीओ क्या होता है?
कीवर्ड्स उसके अंदर क्या क्या आने चाहिए? Whenever a company issues a new share for the public for the first time, it is called IPO. जब भी किसी कंपनी द्वारा पहली बार अपने शेयर्स जो हैं वो पब्लिक के लिए ओपन किए जाते हैं या बेचे जाते हैं तो उसको आईपीओ कहते हैं। ठीक है, अब आईपीओ के बाद में एक टर्म अपन ने लिया था इसको कहते हैं एफपीओ। एफपीओ क्या होता है? यस, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जो बाद में वापस से जब उनको कोई अपने फंड उगाने होते हैं या करने होते हैं तब वो वापस से जो नए पब्लिक शेयर जारी करते हैं तो उसको एफपीओ कहते हैं। ठीक है, यहाँ दो टर्म्स और आते हैं। एक टर्म आता है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग से आप क्या समझते हैं? What do you understand by underwriting? अंडरराइटिंग जो टर्म है इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत यूज होता है। जब भी कोई संस्थान अपने आईपीओ करने जा रही होती है, किसी भी चीज को जब अपन मार्केट में लेके जा रहे होते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये आश्वासन देना कि भैया ये जो कंपनीज हैं ये अच्छी हैं, ये कंपनीज का जो प्रोजेक्ट है ये अच्छा है, तो वो प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड एज अंडरराइटिंग। ठीक है, अंडरराइटिंग को अधिगोपन भी कहते हैं क्या? हिंदी टर्म्स का मेरे को ध्यान नहीं है इसका। बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग क्या होता है? जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईपीओ का प्राइस डिटरमाइन करने की कोशिश करता है तो उसको बुक बिल्डिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को बुक बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब बीएससी एनएससी के बारे में आप बेसिक डिटेल्स अगर आप फटाफट लिख सको तो लिख दो। वैसे पूछा जाना नहीं चाहिए बीएससी और एनएससी को यहाँ पे, बट अब उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप क्या जानते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप क्या जानते हैं? विकास जी जो लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वो सेंसेक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेंसेक्स क्या होता है। टॉप 30, यस। एनएससी फेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था 1992 में। सही है, तो आपने बहुत सारी चीजें इसमें लिख दी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। इंडिया एशिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। जो उसका जो मेजर इंडेक्स है वो दैट इज कॉल्ड एज सेंसेक्स। हम सेंसेक्स को ही अभी देखते हैं। 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था, इशू किया गया था। इसका जो बेस ईयर है वो 78 79 को रखा गया है ना। मतलब बेस ईयर क्या होता है? जब जब सबसे बेस स्टार्ट माना जाता है। अभी आगे की जो भी मूवमेंट है अपन कहते हैं ना, सेंसेक्स चढ़ गया, सेंसेक्स घट गया, तो वो बेस ईयर के बेसिस पे ही तो डिसाइड होगा कि घटा बढ़ा कहाँ से। तो कुछ टर्म्स जो और भी हैं इससे रिलेटेड वो मैंने पीडीएफ में शेयर कर दी हैं। अब मैं फटाफट इसमें आगे चलता हूँ। बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, स्टैक क्या होता है, ये सब चीजें आप पीडीएफ में देख लेना। बुल जो होता है जो एंटिसिपेट करता है किसी भी सिक्योरिटी शेयर की जो प्राइस है उसके ऑप्टिमिस्टिक ऊपर जाने के लिए जो करेगा वो होगा बुल। जो नीचे जाने के लिए करेगा वो कहेगा बियर, वो पेसिमिस्टिक होगा, है ना। और जो बहुत जल्दी जल्दी आईपीओज में स्पेशली करता है और स्पेक्यूलेटिव होता है, फास्ट चीज करता है, वो होता है स्टैग। एमएनसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है नहीं, क्योंकि एमएनसी पे बहुत ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछेगा।
एफडीआई एंड एफआईआई आप खुद से लिखिएगा कि क्या पॉइंट्स हैं। अब अपन चलते हैं फटाफट लीडरशिप पे। लीडरशिप जो होती है वो एक तरीके का प्रोसेस है अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जिससे कि वो जो स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव करने के लिए चल सके। चेस्टर बर्नार्ड की थ्योरी के हिसाब से लीडरशिप डिपेंड करती है 3 एलिमेंट्स पे, लीडर पे, उसके फॉलोअर्स पे, उसकी सिचुएशन पे। ठीक है, लीडरशिप का फंक्शन क्या होता है? गोल सेटिंग, प्लानिंग, उसकी उस इस बात का निर्धारण करना कि कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, रिसोर्स को कलेक्ट करना और उस पूरी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, तो ये एक जो फंक्शन ऑफ लीडर्स की बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर की अगर अपन बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन देखेंगे कि उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, बिहेवियर में चेंज ला सके, एक अच्छा अपने फॉलोअर्स के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, गोल जो है वो डिटरमाइन करने में हेल्प कर सके। तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैं इस पे बहुत ज्यादा रुकता नहीं हूँ। स्टाइल ऑफ लीडरशिप की अगर अपन बात करें तो 3 तरीके की स्टाइल्स बेसिकली हैं, ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिव और साथ ही साथ में कौन सी है तीसरी? बताओ फटाफट, तीसरी मुझे आती नहीं है। निरंकुश, फ्री फ्लो, लीसा फिर, ठीक है। तो निरंकुश तो पहली हो गई, निर्बाध, स्वतंत्र, मुक्त। ठीक है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल होगी, वो क्या करेगा? वो अपने अपना जो अपनी जो उसकी खुद की सोच होगी वो नीचे थोपेगा और उसको पावर को कंसंट्रेट करके अपने अपने अधीनस्थों को जो है, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम करवाना चाहेगा। तो वो वहां पे उसके साथ में प्रॉब्लम क्या होता है कि जो क्रिएटिविटी होती है उसके सबऑर्डिनेट्स की वो खत्म हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। इसमें ये स्किल्स इनोवेशन, इसका फायदा क्या है कि यहाँ डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है। यहाँ अगर आपको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो इसके अंदर ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल की आवश्यकता होती है। दूसरी जो स्टाइल है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल है। डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर आप अपना जो पावर है वो डेलीगेट करते जाओगे, डेलीगेशन हो जाएगा, सहभागिता बढ़ेगी। तो सहभागिता बढ़ेगी तो नीचे वाले लोगों को भी अपनी सबऑर्डिनेट्स को भी जो है निर्णय में भागीदारिता मिलेगी। यस, इट्स ए 2 वे प्रोसेस। तो इसमें इश्यूज, इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि आपके सबऑर्डिनेट को भी जो है उसका मोरल बूस्टअप हो जाएगा, उसमें जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है वो डेवलप होगी, उसमें सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होगा। ठीक है, इसके नुकसान क्या है कि ये एक स्लो प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ अगर सबसे पूछ पूछ के करेंगे तो वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसमें समय लगता है, इसमें क्योंकि सभी लोगों की सहमति आवश्यकता हो जाती है। खुद जब वो डेलीगेट कर देता है पावर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझने लग जाता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। ठीक है, अब जो तीसरी है मुक्त नेतृत्व शैली, जिसके अंदर सभी एक दूसरे को जो है लीड कर सकते हैं, वो पूरा पूर्ण विकेंद्रीकरण है, मतलब एक तरीके से। तो इसके लाभ क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको सबसे बेसिक फायदा इसका ये है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको डेवलपमेंट के चांसेस जो हैं उनके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लीडरशिप थ्योरीज हैं। इसमें अब अपन आगे चलते हैं, तो वो जो इनकी जो थ्योरीज हैं, अगर अपन ट्रेडिशनल थ्योरीज को देखें और अपन मॉडर्न थ्योरीज को देखते हैं। ठीक है, 2 एस्पेक्ट हैं ट्रेडिशनल थ्योरी में। एक तो थ्योरी है ग्रेटमैन थ्योरी और दूसरी थ्योरी है ट्रेट्स थ्योरी। ग्रेटमैन थ्योरी क्या है भैया, बताओ? ग्रेटमैन थ्योरी क्या है? पब्लिश जी ने तो डायग्राम भी बना दिया, बिल्कुल ये डायग्राम मैं भी आपसे कॉपी कर लूंगा। लीडर्स नॉट फॉर्म्ड, डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन।
ग्रेटमैन थ्योरी जो है वो पार्ट है ट्रेडिशनल थ्योरी का। इसमें ये अजम्पशन है कि लीडर्स पैदा नहीं होते, लीडर्स आर नॉट बॉर्न। लीडर्स जो हैं वो जो उनका पोटेंशियल है, उनका जो सॉरी, लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आई एम सॉरी। तो लीडर्स जो है वो महान व्यक्ति होते हैं। उनकी उनकी जो विजन है उसके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स बढ़ते जाते हैं। फिर इसमें दूसरी चीज होती है ट्रेट, गुणमूलक विचारधारा। क्या होता है वो ट्रेट थ्योरी? कैरिस्मा ऑफ लीडर मेन फैक्टर, उसके जो ट्रेट्स हैं, उसको जो ट्रेट्स पोजेस करता है वो उसके हिसाब से उसकी लीडरशिप डिफाइन होती है। अब दूसरा जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट है बिहेवियरल थ्योरी। वो मॉडर्न थ्योरी है, सिचुएशनल और बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी क्या होती है? जो उसकी विशेषताओं, उसके गुणों के आधार पे जिसमें फोकस किया जाता है। नेता क्या करते हैं, कैसे नेतृत्व करते हैं, कैसा व्यवहार करेंगे, उनके अधीनस्थों को कैसे प्रेरित करेंगे, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये पार्ट है बिहेवियर थ्योरी का। ठीक है। अब बिहेवियर थ्योरी के साथ में जो एक और थ्योरी है वो कौन सी है? सिचुएशनल और कंटीजेंसी थ्योरी। उसके बारे में बताओ, क्या है उसके बारे में? शिवानी जी किसके बारे में बता रही हो ये? सिचुएशनल और कंटीजेंसी थ्योरी क्या है? हिंदी में बताता हूं इसको, स्थितिगत विचारधारा। यस, ये थ्योरी बिलीव करती है कि लीडरशिप जो है वो सिचुएशनल वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। तो मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन थ्योरी के हिसाब से लीडरशिप जो है वो चेंज होती जाएगी, है ना। लीडर का और उसके फॉलोअर्स का रिलेशनशिप, उसका काम क्या है, उसकी लीडर की पोजीशन क्या है, इसके हिसाब से वो चीज डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो अपन एस्पेक्ट है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो अब की बार पहली बार जोड़ा गया है, वो है ग्रुप बिहेवियर के बारे में। तो ग्रुप बिहेवियर में मैं कट शॉर्ट करते हुए सबसे पहले चीज ये पूछता हूँ कि ग्रुप डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है? टकमैन थ्योरी जो है वो है क्या, उसके स्टेप्स बताओ। समूह व्यवहार के चरण बताने, FSNPA। सौरभ जी ने तो उसको बिल्कुल ही यार रट लो यार, ये सब लोग FSNPA। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्विंग, ये 5 स्टेप होते हैं। अब उत्पन्नता, फॉर्मिंग का मतलब उत्पन्नता, ये सबसे पहला चरण है। मैं अब आपको ऐसे समझाता हूं कि जब हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाने का सोचा, जब हम लोगों ने ये सोचा कि हम द फंडा बॉक्स बनाएंगे, तो हम 5-7 लोग जुड़े। ठीक है। जब 5-7 लोग जुड़े तो पहले हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि करना क्या है। तो जब हम मिलते हैं तो ये फर्स्ट चरण है। ये अनसर्टेनिटी के हिसाब से जाना जाता है, अनिश्चितता के बारे में जाना जाता है, क्योंकि इसमें पता नहीं होता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कोई आइडिया नहीं होता है। फिर होता है तीव्रता, स्टॉर्मिंग, ये दूसरा चरण है।
यहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है एक दूसरे के बीच में, क्योंकि मेरा कुछ आइडिया है, हर्ष सर का कुछ आइडिया है, किसी और सर का कुछ आइडिया है, सौरभ सर का कुछ आइडिया है, तो वो सारे आइडियाज जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करने शुरू करते हैं। फिर तीसरा जो चीज आती है वो होती है सहजता, जिसको कहते हैं नॉर्मिंग। जब वो तीनों एक दूसरे की बात, मतलब सारे लोग जितने भी ग्रुप में जुड़ते हैं वो एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, और उसमें एक उनमें दोस्ती मजबूत होती है, उनमें उनमें आपस में ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ये चीज हो जाती है तो फोर्थ स्टेप होता है, यस कंसेंसस बिल्डिंग की बात है, तो वो जब थर्ड स्टेप में कंसेंसस बिल्डिंग हो गया, आपका बिल्ड हो गया, फोर्थ स्टेप होगा वो परफॉर्म करने की बारी आएगी। तो अभी हम परफॉर्मिंग में है, कार्य निष्पादन, कार्य को कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट जो अभी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो ये परफॉर्मिंग स्टेज में आ गया। तो अभी हमने ग्रुप बनाया, फॉर्मिंग, उसमें फिर आपस में झगड़े किए, झगड़े करने के बाद दोस्ती करी, दोस्ती करने के बाद हम आपके सामने प्रोडक्ट लेकर आ गए। अब जब हम ये जब खत्म हो जाएगा और हम एक दूसरे से जाएंगे, तो हो सकता है गले वले मिलके जाएं या झगड़ा करके जाएं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्थगन एडजर्निंग। ठीक है, वो अंतिम चरण होता है जिसमें कार्य की पूर्णता हो जाती है। तो ये एक ग्रुप बिल्डिंग का प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप बिल्ड होता है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट जो अपने को देखना है इसके अंदर वो ये है कि किस किस तरीके के ग्रुप होते हैं। कमांड ग्रुप, जो अगर फॉर्मल ग्रुपिंग की अगर अपन बात करें तो कमांड ग्रुप है, टास्क ग्रुप है, कमेटी ग्रुप है। कमांड ग्रुप क्या होता है कि एक परमानेंट ग्रुप टाइप का चीज होती है जिसके अंदर रेगुलरली आपकी मीटिंग्स होती हैं, आप सारे तरीके के हायरार्किक में जो भी लेवल के लोग हैं वो सब आपसे मिलते हैं, आपस में रेगुलर बात करते हैं, स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर काम के लिए डिजाइन होता है। टास्क ग्रुप की अगर अपन बात करें तो इट्स ए टेम्पररी ग्रुप, पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है। जैसे अभी हमने फंडा बॉक्स में बुल साई शुरू कर दिया, तो बुल साई के अगर अंदर 4 जने काम कर रहे हैं तो पूरी टीम इसमें काम नहीं कर रही है, वो 4 जने जो है वो इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारा ये टेम्पररी ग्रुप है, जैसे ये काम खत्म होगा ये हट जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया है, इसमें कोई हायरार्की नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर हमारा को अभी टारगेट ये है कि इस टास्क को कंप्लीट करना है। कमेटी ग्रुप जो होता है वो कमेटी ग्रुप में एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई जाती है, वो टेम्पररी भी हो सकती है, वो परमानेंट भी हो सकती है। उसके जो टास्क हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती जनरली। अब इनफॉर्मल ग्रुप किस तरीके के होते हैं? फ्रेंडशिप ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप। दीज आर बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बहुत ज्यादा आपको इसमें पूछा नहीं जा सकता। इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो वही पूछा जाएगा कि 2 मार्कर क्वेश्चन आप बता दीजिए कि टाइप्स ऑफ ग्रुप्स किस तरीके के होते हैं, है ना, फॉर्मल ग्रुप से क्या समझते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप से क्या समझते हैं, तो उसमें आपको एक टाइप्स इसके लिखने पड़ सकते हैं, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अब अब अपन आगे चलते हैं फटाफट। इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। एटीट्यूड जो है वो उसका सिर्फ 3 तरीका समझ लो, 3 उसके एलिमेंट समझ लो, टाइप समझ लो, कॉग्निटिव एटीट्यूड, इफेक्टिव एटीट्यूड एंड बिहेवियरल एटीट्यूड। कॉग्निटिव एटीट्यूड किससे बिलीव डिपेंड करता है? जो आपके बिलीफ और नॉलेज पे की बात कर रहा है। इफेक्टिव एटीट्यूड क्या है? जो जिसमें इन्वॉल्व क्या हो जा रहे हैं, इमोशंस इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। बिहेवियरल एटीट्यूड जो विच डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल एंड द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वैल्यूज अपन ने एथिक्स वाले पार्ट में बहुत ज्यादा डिटेल में देख चुके हैं, तो वैल्यूज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ बन नहीं सकता। अब यहाँ जो एक और जो टर्म यूज की गई है वो दैट इज टीम बिल्डिंग। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था अभी कि किस तरीके से ग्रुपिंग होती है, किस तरीके से बिल्डिंग होती है, तो वही इसके स्टेप्स हैं। अब यहाँ टाइप्स ऑफ टीम्स जो हैं वो 2-3 तरीके की टीम्स के टाइप्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम टीम हो सकती है, सेल्फ मैनेज टीम हो सकती है, फंक्शनल टीम हो सकती है। तो इसके बाद जो पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन से थ्योरीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन फटाफट देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेडिशनल थ्योरीज कौन कौन सी हैं। 3-4 ट्रेडिशनल थ्योरी का नाम बता दो। हिंदी में कहता अजीब लग रहा है, गाजर और छड़ी का सिद्धांत। एनीवेज, यस यस, सही कह रहे हो आप।
ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरीज जो हैं, हाँ यही नाम है, मान लिया देव मैडम। फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, रिवॉर्ड थ्योरी, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी क्या कहती है कि लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फेयर होता है, और पनिशमेंट फेयर होता है इनफैक्ट। रिवॉर्ड थ्योरी कहती है, रिवॉर्ड थ्योरी डब्ल्यू टेलर के द्वारा, डब्ल्यू टेलर के द्वारा दी गई, वो ये कहती है कि वर्कर जब तक काम करता रहेगा जब तक उसको बेनिफिट मिलते रहेंगे। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी क्या कहती है कि इसको एक हाथ से प्रसाद दो और एक दूसरे हाथ से डंडा दो, तो दोनों का बराबर बैलेंस जो है बना रहना चाहिए, उससे उसकी यस प्रोडक्टिविटी और आउटपुट ऑफ वर्क जो है वो बनता रहता है। अब मॉडर्न थ्योरीज, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। एक्सपर्ट थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैकलस ग्रेगर, डगलस मैकग्रेगर की जो थ्योरी है उस पर क्वेश्चन एक बार आ चुका है। मैस्लो की थ्योरी जो है बहुत फेमस थ्योरी है, इसको इस पे भी क्वेश्चन जो है वो आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसमें पूछा जा चुका है। मैस्लो की थ्योरी के 5 पार्ट्स हैं, क्या है उसको 5, उसकी एक हायरार्की है। साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी, आपकी सोशल नीड, बिलोंगिंग की नीड, सेल्फ एस्टीम की नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। इन बता देता हूँ इसको कि क्या होते हैं। इसके अंदर के पॉइंट्स आप देख लेना, यहाँ 5 मार्कर में बहुत ज्यादा आपको स्कोप नहीं है, पूछेगा तो ये अगर आप 5 पॉइंट्स लिख दोगे तो भी आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकता है, और उसके ऊपर स्व पहचान की आवश्यकता है। इसके इसी थ्योरी के रिलेटेड एक और थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है, क्या नाम है थ्योरी का? एक थ्योरी और है जिसका नाम है ईएजी थ्योरी। ठीक है, उसमें मैस्लो के ही जो टर्म्स हैं उनको 3 पार्ट्स में बांट सकता है। फिर एक और थ्योरी है, वो है मैकक्लीलैंड्स की नीड थ्योरी। ठीक है, वो ये कहती है कि जितने भी लोग हैं जो आपके जो लर्निंग है उनकी वो अगर उसमें उनकी लर्निंग के हिसाब से वो बिहेव करते हैं, है ना, जिस तरीके का इन्वायरमेंट और जिस तरीके का कल्चर उनको मिलता है उसके हिसाब से दे बिहेव, बिकॉज उनकी जो लर्निंग है उसके उस पे उनका वर्ल्ड व्यू जो है वो बदलता जाता है। ठीक है, फिर एक और थ्योरी है व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है, किसी को पता है? नो, ठीक है, नो। रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये जनरल उसमें आपके मटेरियल में दे नहीं रखी है। रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है कि लोग जो हैं वो हायर लेवल का एफर्ट डालने के लिए मोटिवेटेड होते हैं जब उनको ये लगता है कि जितना वो परफॉर्म कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट या उसका जो रिजल्ट है वो उसी मात्रा में मिलेगा जितना वो एफर्ट डाल रहा है। तो ये है ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो आपको ध्यान में रहनी है। इसके बाद अपन बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। एक और थ्योरी है वो 2 फैक्टर थ्योरी हर्ट्जबर्ग की। मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होते हैं, हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं, फटाफट बताओ हाइजीन फैक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी ये कहती है कि 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर होता है और एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। हाइजीन फैक्टर जो है वो दैट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क, और मोटिवेशन फैक्टर जो है वो कंटेंट ऑफ द वर्क, मतलब उसका काम जो है उसका किस तरीके का क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है। जो कंटेंट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो है उसके अंदर आपकी पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट, पॉलिसी और मैनेजमेंट का जो पॉलिसी है वो आती है, सुपरविजन किस तरीके का है, वर्किंग कंडीशन किस तरीके के हैं, लोगों के साथ आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस किस तरीके के हैं, वहाँ सैलरी कैसे मिल रही है, सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो ये तो एक ओवरऑल एस्पेक्ट में, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, मतलब इसमें आप इतना अगर ये बेसिक मिनिमम है कि इतना हाइजीनिक वो बना रखा है तो वो मोटिवेट नहीं होगा बट आपकी कंपनी में रहेगा। दूसरा है मोटिवेशन फैक्टर्स, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो
एडवांसमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी खुद की ग्रोथ एंड उसका डेवलपमेंट है, उसका रिकॉग्निशन है, अचीवमेंट है उसकी, यस, उन्नति है, उत्तरदायित्व है, उपलब्धता, वो उपलब्धियां है, मान्यता है, सम्मान है, राइट। तो ये सब जो पार्ट है, दीज कम्स अंडर दी मोटिवेशन फैक्टर। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर पार्ट विच इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। दोनों कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं संघर्ष का प्रबंधन। जब संघर्ष कब होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग जिनके आपस में विचारों में कोई असहमति होती है या विरोध होता है, तो वो संघर्ष की स्थिति कहलाती। कारण तो आपको पता ही है। इसको निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं, वो कौन कौन सी स्टाइल्स हैं, वो मुझे बताओ। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की कौन कौन से तरीके हैं? अवॉइडेंस, यस। कन्वर्सेशन, मॉडर्न, समझौता, समझौता। ठीक है, अब आपके पास में चूंकि मटेरियल नहीं है इसलिए आपको नहीं पता, ये मैं आपको स्टाइल्स दिखा देता हूँ। एक होता है अवॉइडिंग स्टाइल, है ना, जिसका जो अल्टीमेट गोल है या उस जो रिलेशनशिप है उसमें उसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता, तो वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। एकोमोडेटिंग स्टाइल में क्या होता है कि ठीक है, वो एक दूसरे के गोल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो एक दूसरे लोग एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ में काम करना चाहते हैं, इसलिए एकोमोडेट करते हैं, है ना। कॉम्पीटिंग स्टाइल क्या होती है कि वो एक दूसरे को पुश करते हैं अपने अपने गोल्स के लिए, अपने उनके खुद के मिशन और उनके गोल्स के लिए, दूसरे के एस्पेक्ट से उनको ज्यादा फोकस नहीं होता। कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल क्या होती है? जब मिल बांट के वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ठीक है। एक होती है कोलैबोरेटिंग स्टाइल। कोलैबोरेटिंग स्टाइल वो होती है जिसके अंदर वो दोनों ही अपने 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 जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलके काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दीज आर फ्यू ऑफ द वेज जिससे आपका संघर्ष जो है वो खत्म किया जा सकता है, या उसको मतलब उसका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्टाइल्स हैं ये। यस, तो अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्टाइल्स क्या होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट किस किस तरीके के हो सकते हैं। ये तीन चार तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। अब आते हैं अपन टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया क्या है, कोई कुछ बताना चाहेगा कि कैसे टाइम को मैनेज कैसे करते हैं? लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग, कार्य की प्राथमिकता, प्रायोरिटीज ऑफ वर्क, प्लानिंग, डेडलाइंस, मैट्रिक्स। वो वाली मैट्रिक्स क्या होती है? मूवी, ऑर्गेनाइज रिसोर्स, टाइम लिमिट। हाँ देखिए, गोल सेटिंग, प्रायोरिटी, वर्क प्रायोरिटी, अपनी टाइम लिमिट डिफाइन करना, आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, काम एक दूसरे मतलब अगर डेलीगेशन जहां कर सकते हो वहां डेलीगेट करना, सरप्लस जो काम है उसको अतिरिक्त काम को कम करना, यस, है ना। और सबसे बेसिकली चीज ये है कि अगर आप स्ट्रेस और अपने ऊपर फोर्सफुली अगर किसी चीज को करते रहोगे तो आप वो अपना आप ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। ये एस्पायर ने लिख दिया है। तो ये इसकी कुछ प्रोसेस सेटिंग है टाइम मैनेजमेंट की। मूविंग ऑन, आई एम स्किपिंग द ट्रेनिंग पार्ट एंड द डेवलपमेंट पार्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को भी मैं हटा रहा हूँ, उसमें आप जरूर ये देख सकते हो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स के साथ में चैलेंजेस क्या होते हैं, वो आप जरूर देख सकते हो, है ना। बाकी इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन जो आ जाते हैं जिसमें टर्म्स जहां से 99% एक टर्म आएगी ही आएगी, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, इंक्यूबेशन, यूनिकॉर्न, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स। क्या हैं ये, एक एक करके बताते जाओ। इंक्यूबेशन क्या होता है?
हाँ शिवानी, आपको पता है वो आपने दिव्या को भी जवाब दिया था ग्रुप पे। इंक्यूबेटर, यहाँ यहाँ कहीं ऐसा इंक्यूबेटर है क्या? आपको ध्यान है क्या? राजस्थान में बना हुआ है क्या? राजस्थान गवर्नमेंट का कोई इंक्यूबेशन सेंटर है क्या? तो अगर आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाएगा इंक्यूबेशन के बारे में, तो आप वहां ये जो आई स्टार्ट राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर है ना, इसके बारे में लिखेंगे। इंक्यूबेशन क्या होता है? यस, आई स्टार्ट नेक्स्ट। इंक्यूबेशन क्या होता है? बिजनेस इंक्यूबेटर इस तरह की कंपनी होती है जो स्टार्टअप कंपनी को डेवलप करने में हेल्प करती है। कैसे? मैनेजेरियल और टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करके। ठीक है। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? ठीक है भैया खेम सैनी जी, 1 बिलियन वर्थ की कौन, कोई भी 1 बिलियन वर्थ की कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न कहलाएगी क्या? हाँ, तो न्यू स्टार्टअप कंपनी के लिए टर्म है। एलिसन ली ने 2013 में इसको कॉइन किया था। तो इसमें स्टार्टअप कंपनी जिसकी नेट वर्थ जो है वो 1 बिलियन और मोर हो। इंडिया के कुछ यूनिकॉर्न्स के नाम बता दो। नायका, स्विगी, जोमेटो, यस। तो यू शुड राइट examples whenever this question will ask, if they will ask a question on you with। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है और एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो हमें भी कोई ढूंढ के दे दो। ठीक है, वेंचर कैपिटल जो होता है वो मैं उसका हिंदी टर्म भी देख लेता हूँ कि क्या होता है वेंचर कैपिटल। हाँ, उद्यम पूंजी, यही है वेंचर कैपिटलिस्ट ही है। ठीक है। ऐसे पेशेवर लोगों की या मतलब ऐसी कंपनीज जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है किसमें? कंपनीज में जो कि रैपिडली ग्रो कर रही हैं या जिनमें हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है उनके अंदर। यस। तो इट्स ए लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो एक तरीके से आप म्यूचुअल फंड में देखते हो। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप अपना पैसा लगाते हो, तो आप खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते मार्केट में। वो म्यूचुअल इन्वेस्टर जो होते हैं, वो ग्रुप्स जो होते हैं, उनके पास में खुद के प्रोफेशनल सेटअप्स होते हैं। तो दे यूज टू स्टडी दी मार्केट और वो उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे पैसा डालना है। तो सिमिलरली वेंचर कैपिटलिस्ट में जो होते हैं वो कैपिटल, जो इस तरीके की कैपिटल इन्वेस्टेड बाय फर्म्स ऑफ प्रोफेशनल पीपल विथ उनका मैनेजरियल पार्टिसिपेशन इन दी कंपनी, जो कि
रेपिडली ग्रो कर रही हैं और जिनमें हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है। अब ऑन द अदर साइड एंजल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये बेसिकली ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है ना, जिसको अभी लिख रही थी शिवानी। तो जो अपकमिंग स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये हाईली रिस्की वो होता है, और ये मतलब इसमें फिर अपना वो जो इक्विटी है उनका जो शेयरिंग है उसको हैंड लेते हैं, बट ये अपने साथ साथ में अपनी एक्सपर्टीज और कंसल्टेंसीज भी उनको देते हैं सो दैट दे कैन ग्रो। जनरली मोस्ट ऑफ देम्स आर सिंगल इंडिविजुअल्स कैपिटलिस्ट, है ना। अब ऑब्वियसली जब वो यस हाई वर्थ इंडिविजुअल्स, दैट्स इट, ये एक लाइन में खत्म हो गई बात। Now we are moving on towards the last segment of this syllabus, which is education management, hospitality management, tourism management और healthcare management। अब इसमें आप समझो कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपको करना क्या है। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपको करना यह है कि स्टेक होल्डर्स, आप किसी भी सिस्टम के स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले समझिए कि उसमें है क्या। क्योंकि जब भी हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम एजुकेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना और जो फंक्शनल टास्क हैं एजुकेशन प्रोग्राम के उसको अचीव करना। सिमिलरली हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी सेम चीज है कि उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको यूटिलाइज करना और इफेक्टिव फंक्शनिंग उसकी करना। तो मतलब जब भी ये टर्म मैनेजमेंट आएगा तो आपको ये ब्रॉडली पहले तो ये समझ जाना है कि आपको करना क्या है, उससे आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो। अब पहले बात अपन करते हैं कि एजुकेशन मैनेजमेंट में, तो एजुकेशन मैनेजमेंट में एक पर्टिकुलर अगर अपन सीक्वेंस में देखें बच्चे से लेके उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने तक, मतलब उसका पूरे प्रोसेस में एजुकेशन कौन दे रहा है, कौन उसकी डिग्री दे रहा है, तो उसमें जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, कोई लिखेगा क्या? एजुकेशन मैनेजमेंट में आपके हिसाब से स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, घटक कौन कौन से हैं? फैमिली, स्टूडेंट, गार्जियन, फैकल्टी, सोसाइटी। यस। तो अब जब हम एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला जो पार्ट है हम देखते हैं भाई पूरे सिस्टम में कौन है सबसे पहला पार्ट? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को एजुकेशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उस स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करना, है ना। अब दूसरा अपन स्टेक होल्डर देख लेते हैं अपन, अगर और इसमें देखें स्टूडेंट्स में, तो स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट ग्रोथ डेवलप करना जिससे कि ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट हो सके। फिर अपन चलते हैं टीचर की बात करते हैं। तो अब अपन टीचर की बात कर रहे हैं, तो टीचर के लिए क्या कर सकते हैं? अगेन टीचर को भी आप अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द टीचर, उसके कॉन्फ्रेंसेस, उसकी बेटर सैलरीज, उसकी ट्रेनिंग्स, उसकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है उसको अपन इंक्लूड करेंगे, तो वो टीचर के लिए हो गया। ओवरऑल अपन बात करते हैं किसकी? इंस्टीट्यूशन की। तो इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन का रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन का ग्रेडिंग, है ना, उसका जितना भी उसका मॉनेटरी मैनेजमेंट है वो, this again becomes a part of the education management. Now we are talking about the fourth aspect, which is related to society and government. सोसाइटी सेंट्रिक एजुकेशन प्लानिंग सही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव्ड, है ना। तो उसके लिए उसके लिए फिर अपना इंस्टीट्यूशन की अगर अपन बात करें तो इंस्टीट्यूशन कहता है, इंस्टीट्यूशन को अपनी पब्लिक इमेज भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो दीज ऑल एस्पेक्ट्स कम अंडर द एजुकेशन मैनेजमेंट। सिमिलरली नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट,
हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अब हेल्थ केयर में आप अपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कीजिए। हेल्थ केयर के लिए आसान तरीका ये है कि कोविड को ध्यान में रखते हुए आप सोचिए कि क्या है। पेशेंट, डॉक्टर, हॉस्पिटल, सोसाइटी, गवर्नमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ्स, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले अगर अपन पेशेंट की बात करें तो पेशेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए? पेशेंट के लिए हाई क्वालिटी, लो प्राइसिंग वाली मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। उसको पेशेंट सेटिस्फैक्शन, उस वेलबींग जो है वो मेंटेन की जानी चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसको दिया जाना चाहिए, है ना। लो कॉस्ट ट्रीटमेंट जो है वो उसको मिलने चाहिए। तो दीज आर फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट विच इज रिलेटेड टू पेशेंट्स। अब अपन डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए? मतलब उसको आप ओवरऑल बड़े उस पे लिखो, मतलब जैसे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि भाई टू प्रिपेयर एक्शन प्लान फॉर ऑल दी पर्सनल्स टू मेंटेन देयर हेल्थ सिक्योरिटी इन देयर पर्सनल ग्रोथ, है ना। फिर अब आप अपने इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो कहेगा कि भाई बजट एंड फाइनेंसेस फॉर दी हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है वो मेंटेन करना है। उसको इनोवेशन एंड रिसर्च जो है अपने इंस्टीट्यूशन में लेकर आना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करना है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो हेल्थ केयर यूनिट में रहे। उसके जो लोग, दोज हु आर वर्किंग देयर, दे शुड हैव, दे शुड बी हाईली मोटिवेटेड। यस, सकारात्मक कार्य वातावरण। तो इस तरीके से अपन ने इंस्टीट्यूशन की बात करी। यस, अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या है कि एडिक्वेट स्टाफिंग भी होनी चाहिए, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट मैकेनिज्म भी होने चाहिए। उनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनको सपोर्ट करिए, वो भी होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं विच कम्स अंडर दी हेल्थ केयर मैनेजमेंट। नाउ इफ वी मूव ऑन टू हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो अब उसमें वापस स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करो। टूरिज्म में यस। तो अब अपन टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए कि उसको बेटर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मतलब हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज उसको मिलनी चाहिए। उसको प्रॉपर जो है सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये एस्पेक्ट्स उसके जो है मेंटेन किए जाने चाहिए। हाइजीन के एस्पेक्ट्स जो है उसके मेंटेन किए जाने चाहिए। उसको प्रॉपरली उस रिसोर्ट तक लाना ले जाना, उसको जो सपोर्टिंग चीजें हैं वो सब चीजें मिलनी चाहिए। उसको फर्निश या सीमलेस सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, है ना। तो मतलब आप अगर इसको इस चश्मे से देखना शुरू करोगे तो इट बिकम्स ए केक वॉक फॉर यू, बिकॉज यू नो दीज आर द थिंग्स जो आपके इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिकली हो रही हैं और आपको देख भी रहे हो। तो सॉरी, मेरा वीडियो में पॉज हो गया। यस, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें मैनेजमेंट में देखनी थी। तो आई होप कि कुछ पार्ट जो है वो अपना आज इसमें कवर हुआ होगा। आई डोंट नो कि कैसा आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहा कि नहीं रहा, पता नहीं। आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक कि हालांकि, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत जेनरिक चीजें ज्यादा हैं, मतलब उसमें बहुत टू द पॉइंट। सर इसमें 39 टॉपिक है। किसमें बबलेश जी? मैनेजमेंट में? ओके, तो अपन ने कवर नहीं किए क्या सारे?
एक दो चीजों को छोड़ा है मैंने। नहीं, वो तो आई नो आई डिड इट वेल, बट स्टिल। ठीक है। तो पर मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। इतनी सारी चीजें, इतने सारे डिस्कशंस करने के लिए के बाद भी आप लोग जो है कीवर्ड्स नहीं लिखते हैं। बिकॉज मेरी बहुत सारे लोगों से एक दो दिन में, लास्ट एक दो दिन में बात हुई, और उनका जो कॉमन फीडबैक था वो फीडबैक यही है कि दे वर नॉट बीन एबल टू रिकलेक्ट। पढ़ तो बहुत रहे हैं, बहुत सारा लोग बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, पर रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो चीजें हम यहाँ कर रहे हैं, जो चीजें हम बता रहे हैं, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इशू है, इसीलिए आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप कीवर्ड्स नहीं लिखेंगे खुद से, सुनने में, और मटेरियल आप भले ही कितना ले लो, उसको रट लो, उसको बार बार देख लो, डजेंट मैटर। आप जब तक खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आपको ये हेल्प नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको बार बार कहा कि हम क्वेश्चंस आपको इसीलिए दे रहे हैं कि आप उनके सामने कीवर्ड्स लिखें। इफ यू आर नॉट राइटिंग एनी कीवर्ड्स, देन सॉरी, nobody can help you out in the examination. ये सही है क्या? मतलब ये सही है क्या? तो अब इसका तो जवाब क्या है इसका? क्या पूछना क्या चाहते हो बबलेश जी? अच्छा, अब आपको किसी को कुछ कहना है? इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, इफ यू वांट टू हैव, इफ यू वांट टू से समथिंग। गुड निकिता जी, आप अपने नोट से मैच कर लें। अरे अब ये तो पकड़ बाद में कर लेना, पहले तो ये बताओ कि तुम्हें कुछ कहना है क्या, तुम सब लोगों को आपस में? यहाँ कुछ कहना है तो बताओ, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। इस पीडीएफ को बनाने में बहुत टाइम लगा है मुझे, तो आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू इन फ्यू सम टाइम। ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हैं, और अच्छी पीडीएफ बनी है। अब की बार वाली जो पीडीएफ है वो आई एम ऑडियो नोट ऑफ हर्ष सर अबाउट व्हाट। कल के सेशन के लिए, कल के सेशन वाला कह रहे हैं आप? सोशियोलॉजी, तो उसका वीडियो दे दिया ना आपको, ऑडियो चाहिए क्या खाली उसका? यस, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं प्लीज, और नहीं कहना है तो फिर गुड नाइट। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्पोर्ट्स पर्सन वाली टेबल भी मुझसे ही बनवाओगे आप, खुद नहीं बनाओगी? कल किस सब्जेक्ट का है? कल वाली क्लास में एक छोटा सा अपडेट ये है कि जो एथिक्स का पार्ट हम लोगों ने पहले कवर कर लिया, टर्मिनोलॉजीज और केस स्टडी डिस्कशन, उसके मैं वीडियोस यहाँ वापस से शेयर कर दूंगा। जो लोग यहाँ नहीं जुड़े हुए हैं, मतलब उस मेंटरशिप वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हुए थे, उनके लिए उसको अपन स्किप कर देंगे, क्योंकि वो रिपीटेटिवली वही चीज पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट करना है। जो चीजें बच गई हैं उसके अलावा वो अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, चलेगा? ओके, ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर द टाइम, एंड थैंक यू फॉर पेशेंटली एंड लिसनिंग। और आपने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ थोड़ी देर में ये बुक और पीडीएफ, बट इसमें बस मेरे को क्वेश्चंस ऐड करने, वो क्वेश्चंस ऐड करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, चलो, बाय बाय, टाटा। यस मैडम, हिंदी में भी देंगे ही।
ओके ओके, गुड नाइट।